उपस्थित सभी गुरुजनों को और जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं उन्हें, और जो भी हमारे अतिथिगण हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी राष्ट्रीय स्मारक समिति की अमेरिका इकाई के उद्घाटन सत्र में आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। मेरा नाम रचना है और मैं छोटी सी हिंदी सेविका हूँ, और आज मेरा ये सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम की मैं संचालिका भी हूँ। तो जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा है कि हम किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ जो है वो दीप प्रज्वलित करके और ईश्वरी आराधना के साथ शुरू करते हैं। तो उसी परंपरा को हम यहाँ भी कायम रखेंगे और हम सभी दीप प्रज्वलित करेंगे। हाँ, आप सोच रहे होंगे दीप प्रज्वलन यहाँ पे कैसे? तो जब सब कुछ वर्चुअली है तो हमने अपना दीप प्रज्वलन भी वर्चुअली किया है, और इसमें माचिस खोने का भी डर नहीं है। बहुत सुंदर, और इसके पीछे जिसकी अथक मेहनत है वो है हमारी कुसुम जी। बहुत सुंदर। हमारा दीप प्रज्वलन तो हो गया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आन्या जी को और सोनाली जी को कि वो आए और सरस्वती वंदना करें, उनकी आराधना करें। आप सभी को हमारा नमस्कार है। जी शुरू करते हैं सरस्वती वंदना। सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर का ज्ञान सिखा दे माँ, है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ, सुर की देवी सरस्वती माँ। रीत न जानू गीत न जानू, प्रीत में जानू चरणों की, गीत न जानू गीत न जानू, प्रीत में जानू चरणों की, ज्ञान नहीं अज्ञानी हूँ मैं, ज्ञान नहीं अज्ञानी हूँ मैं, सच्ची राह दिखा दे माँ, है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। साज नहीं आवाज तुम्ही हो, लाज तुम्ही बस रख लेना, साज तुम्ही आवाज तुम्ही हो, लाज तुम्ही बस रख लेना, तेरी चरण शरण आई हूँ, तेरी चरण शरण आई हूँ, पग की धूल बना दे माँ, है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ, सुर की देवी सरस्वती माँ। पूजन अर्चन बंदन सब कुछ शब्द सुमन अर्पण माता, पूजन अर्चन बंदन सब कुछ शब्द सुमन अर्पण माता, प्रेम अकेला भेंट तुम्हें प्रेम अकेला भेंट तुम्हें, करवद हस्त सिखारो माँ, है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ, सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर का ज्ञान सिखा दे माँ, है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। बहुत
सुंदर और बहुत मधुर। सो आन्या बेटा, बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनाली, आप दोनों जब गा रहे थे तो मन करता है कि वह हम सुनते ही जाएं। बहुत सुंदर। अब इतनी मनमोहक प्रस्तुति के बाद हम आपके साथ दो खुशियां साझा करते हैं। एक तो जैसा कि हमारा आज का ये अंतरराष्ट्रीय अमेरिका इकाई का ये प्रारंभ हो रहा है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की स्मारक समिति की अमेरिका इकाई का। और दूसरी खुशखबरी आप सबको अभी तक पता ही चल चुका है कि हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर नीलू गुप्ता जी, जिनको आज प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो हम उनको हृदय से बधाई देते हैं। स्वागत, बहुत बहुत बधाई आपको नीलू जी, आप डिजर्व करती हैं इसको। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और इस शुभ कार्य के लिए मैं मंजू जी को और आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। महावीर, ये बहुत जरूरी कार्य था और बहुत ही सुंदर कार्य हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लिए प्रारंभ करने जा रहे हैं, और ऐसे समय में ही मुझे भी सम्मानित किया गया, तो ये मेरा परम सौभाग्य है आप लोगों के बीच में। और पुनः इस सुंदर कार्य के लिए हम लोग करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। धन्यवाद नीलू जी इन आशीष वचनों के लिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के चरणों में इन 4 पंक्तियों के पुष्प को अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हे युग परिवर्तक, हे संस्थापक, हे हिंदी के कर्णधार, हे कर्म योगी, हे धर्म योगी, हे भाषा के ज्ञाता अपार, मुरझाई हिंदी में तुमने नव चेतन का किया संचार, हिंदी प्रेमी नतमस्तक हैं, करते नमन तुमको बारंबार, करते नमन तुमको बारंबार। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले जिसको आमंत्रित करना चाहती हूँ वह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी राष्ट्रीय स्मारक समिति रायबरेली के संस्थापक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत ही विनम्र इंसान हैं। जी हाँ, उनका नाम है गौरव अवस्थी जी। उन्नाव उत्तर प्रदेश में जन्मे श्री गौरव अवस्थी जी ने रायबरेली जनपद में हिंदुस्तान हिंदी दैनिक के ब्यूरो हेड के रूप में कार्यभार संभाला। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जन्म ग्राम दौलतपुर पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए 1997 में गांव का भ्रमण किया। वहां पर आचार्य जी की भव्य आवास को खंडहर के रूप में देखकर आपको बहुत दुख हुआ और आचार्य जी की स्मृति को जीवंत बनाने का अभियान वर्ष 1998 में आचार्य जी की जयंती 9 मई से कुछ साथियों के साथ मिलकर आपने इसको प्रारंभ किया। और जब ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ उसके बाद समाज और सरकार दोनों जागृत हुई। यह अभियान अभी भी चल रहा है। अभियान के तहत कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं और कोरोना काल में आपने 2 कहानी संग्रह भी निकाले हैं। आकाश में कोरोना घना है एवं कोरोना कितना अथाह कितना अपार का संपादन भी किया है। मैं आदरणीय गौरव जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वो आए और अपनी संस्था के बारे में हमें कुछ और बताएं। आप अनम्यूट कर लीजिए पहले। सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं रायबरेली से गौरव अवस्थी, जैसा रत्न जी ने बताया। विश्व हिंदी दिवस पर आज आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी राष्ट्रीय स्मारक समिति की अमेरिका इकाई के शुभारंभ अवसर पर सर्वप्रथम हम माँ शारदे के श्री चरणों में नमन करते हैं। हम नमन करते हैं साहित्य ऋषि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी एवं समस्त साहित्यिक महापुरुषों और पत्रकारिता के पूर्वजों के श्री चरणों में भी हम नमन करते हैं। आज का दिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी राष्ट्रीय स्मारक समिति के लिए बहुत खास और अहम बनकर आया है। आज विश्व हिंदी दिवस है और विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी के सबसे बड़े साधक की स्मृति में अमेरिकी चैप्टर का प्रारंभ होना हमारे लिए गौरव का क्षण है। हमारी आचार्य द्विवेदी स्मृति यात्रा का ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होने जा रहा है। सम्मानित अतिथि के तौर पर हमने जिनका आशीर्वाद लेने का प्रयास किया था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के अध्यक्ष
और देश के बहुत शीर्ष पत्रकार, विद्वान, चिंतक, प्रचारक आदरणीय राम बहादुर राय साहब आज स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारणों से हम लोगों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। इसलिए हम माँ सरस्वती और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनको स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें और वो हम सबको आशीर्वाद प्रदान करते रहें कि जिससे आचार्य द्विवेदी स्मृति यात्रा और हिंदी की उन्नति की यात्रा जारी रह सके। सम्मानित अतिथि के रूप में हमारे बीच में पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर जी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, बहुत सादर प्रणाम करता हूं। अभी थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे आचार्य जी ने जिस सरस्वती का संपादन किया, उनके उत्तराधिकारी और सरस्वती के नए साधक संपादक प्रोफेसर देवेंद्र कुमार शुक्ला जी का मैं बहुत प्रणाम करता हूं। अमेरिका के हिंदी विद्वान डॉक्टर पीटर नेप्सिक जी का, और अभी जिनका हम वीडियो मैसेज सुनेंगे, संस्कृत और वेदों की अध्येता प्रोफेसर गाब्रिएला निक जी का मैं बहुत सादर प्रणाम करता हूं। और जैसा कि अभी हम लोगों के संज्ञान में और यहाँ भी अखबारों में आया कि आदरणीय नीलू गुप्ता जी को आज विदेशी प्रवासी सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, राष्ट्रपति महोदय सम्मान प्रदान करेंगे, तो मैं नीलू गुप्ता जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बीच में रेखा मित्रा जी हैं, बहुत हमारी बुजुर्ग माता तुल्य शकुंतला बहादुर जी हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। 22 वर्ष पहले, जैसा अभी रचना जी ने बताया कि 9 मई 1998 को हम लोगों ने आचार्य द्विवेदी स्मृति यात्रा ध्यानाकर्षण धरनों के माध्यम से शुरू करी थी। रायबरेली के शहीद चौक पर धरना दिया था, और ये धरना केवल सरकार को जगाने का नहीं था, समाज को जगाने था, क्योंकि उनके अपने गांव के लोग उनको भूल चुके थे। और मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि आचार्य जी की स्मृतियाँ जीवंत हुई हैं लोगों के जेहन में, लोगों के दिलों में, और स्थूल रूप से कई स्मारक और प्रतिमाओं के माध्यम से। इस बीच में आचार्य द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ और विज्ञान वार्ता नामक पुस्तक भी पुनर्प्रकाशित हुई वर्ष 2015 में, 2017 में। और भी हम आचार्य जी की जो लेख हैं, निबंध हैं, उनको भी पुनर्प्रकाशित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। समिति पूरे प्रयास में लगी हुई है। इस अभियान को ऊंचाइयों पर ले जाने में जिन हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा है, उसमें हम याद करना चाहेंगे देश के बहुत श्रेष्ठ गीतकार रहे बालका बैरागी जी, हमारे पिता तुल्य थे। प्रभाष जोशी जी, देश की सब भाषाओं में अगर टॉप 10 पत्रकार का नाम आएगा तो प्रभाष जी उसमें एक होंगे, प्रभाष जी। और बहुत प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है, मैं उनकी भी स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी हैं वे अपना आशीर्वाद इस अभियान को प्रदान करते रहें, जिससे ये आचार्य जी की स्मृतियाँ जीवंत बनी। आज बहुत सुखद अवसर है। अमेरिका इकाई की संयोजक श्रीमती मंजू मिश्रा जी, मुझे इस बात का इतना गर्व है कि एक संकोच से हम मंजू मिश्रा जी हम लोगों के राष्ट्रीय आयोजन में, वार्षिक आयोजन में पधार चुकी हैं वर्ष 2017 में, और हमारे मन में संकोच था कि अमेरिका में रहते हुए हम उनसे कैसे अनुरोध करें कि आचार्य जी की स्मृति में वहाँ कुछ होना चाहिए। लेकिन स्वप्रेरणा से उन्होंने अभी 2 महीने पहले कहा कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं आचार्य जी के बारे में। और इस बात की हमें हमारे अध्यक्ष आदरणीय विनोद शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, और समिति के सभी परिवार के सदस्यों की तरफ से हम मंजू जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम स्वागत करते हैं उनकी टीम की समर्पित सदस्य श्रीमती रचना श्रीवास्तव जी का, डॉक्टर कुसुम नेप्सिक जी का, शुभ्रा ओझा जी का और डॉक्टर ममता त्रिपाठी जी का, कि आपने इस समिति के साथ समर्पण और जुनून, जोश और निष्ठा के साथ जो संकल्प आचार्य जी की स्मृतियों के बहाने हिंदी को विश्व में
प्रतिष्ठापित करने का संकल्प लिया है, मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। हमें उम्मीद है कि ये अमेरिका की इकाई है, लेकिन ये अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगी। हमें विश्वास है ये एक दिन विश्वव्यापी रूप लेगी और दुनिया के तमाम देशों में आचार्य जी के बहाने हिंदी की प्रतिष्ठापना की ये कीर्ति पताका फहरेगी जरूर। आप जानते ही हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 120 वर्ष पहले जब सरस्वती का संपादन संभाला था, तो उन्होंने सरस्वती को विश्वव्यापी मंच बनाया था। उसमें जापान की स्त्रियों की चर्चा होती है, उसमें अमेरिका की स्त्रियों की चर्चा होती है, उसमें आयरलैंड की पीएफ काओ के बारे में वो लिखते हैं, गुजरात की स्त्रियों की चर्चा करते हैं और स्त्रियों के सम्मान के पक्षधर थे। और इस बात पर हम सबको बेहद खुशी है कि आज उनकी स्मृतियों को अमेरिका में 7 समंदर पार अगर किसी ने संभाला है तो वो सारी महिलाएं हैं, हमारी मातृशक्ति हैं। मैं एक बार फिर प्रभु से और आचार्य द्विवेदी से प्रार्थना करता हूं कि अमेरिका इकाई को इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य प्रदान करे कि वो विश्व की सर्वोच्च संस्था बने और उनकी स्मृतियों के बहाने विश्व में हिंदी की प्रतिष्ठा करे। और एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदी विश्व की भाषा बनेगी और हम सब, हमारी पीढ़ियां उस पर गर्व कर रही होंगी। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को एक बार पुनः प्रणाम करता हूं, सादर प्रणाम। वो दिन दूर नहीं है जब हिंदी विश्व की भाषा बनेगी। जी गौरव जी, बहुत ही आपके जो शब्द पुष्प थे उनको हम अपनी झोली में समेटते हैं और आपकी कामना पूर्ति हो ऐसी प्रार्थना करते हैं। अब मैं जिसको बुलाने जा रही हूँ, आप सब उनसे परिचित हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी राष्ट्रीय स्मारक समिति की अमेरिका इकाई की संयोजिका श्रीमती मंजू मिश्रा जी को आमंत्रित करने में मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। और उससे पहले मैं यहाँ बताती चलूँ थोड़ा सा उनके बारे में भी कि लखनऊ में जन्मी मंजू मिश्रा जी कैलिफोर्निया अमेरिका में रहती हैं, आप जानते हैं। पेशे से प्रबंधक क्षेत्र में कार्यरत हैं। लगभग 2.5 दशकों से भी अधिक समय से लेखन में सक्रिय हैं। देश विदेश की हिंदी में मुद्रित और अंतर्जाल की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में वो हमेशा प्रकाशित होती रहती हैं। 50 से अधिक हाइकू, क्षणिका, मुक्तक इत्यादि विभिन्न साझा संकलनों में सहभागिता है। हिंदी अकादमी द्वारा प्रकाशित देशांतर प्रवासी कवियों के संकलन में सहभागिता रही है उनकी। आपका एक कविता संग्रह भी है जिसका नाम है जिंदगी यूं तो है। आपको बहुत से सम्मान भी प्राप्त हैं, जिसमें विश्व हिंदी सेवा सम्मान, भारतीय कौंसिल आवास सैन फ्रांसिस्को द्वारा विशिष्ट सम्मान, अमेरिका में हिंदी एवं भारतीय संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग प्रेरक सम्मान, अंतरराष्ट्रीय हिंदी सेवी सम्मान, राष्ट्र गौरव सम्मान। सम्मानों की लिस्ट आपकी बहुत लंबी। मंजू जी, आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। आप हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत समय से कार्य कर रही हैं और आपने यहाँ पे कैलिफोर्निया में स्कूलों में हिंदी की शिक्षा भी करी है, शिक्षण कार्यक्रम भी का संचालन भी किया है। विश्व हिंदी ज्योति की संस्था की अध्यक्षा एवं सह संस्थापिका भी रही है नीलू जी के साथ। और आप बहुत से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हैं, जैसे उपमा, उत्तर प्रदेश मंडल ऑफ अमेरिका, जो कि आदिवासी गांव में बच्चों की शिक्षा और उनकी सुविधाओं के लिए काम करता है, नारिका जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए काम करता है, और आईसीसी ट्राई वैली जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी सेंटर अमेरिका में बसे हुए भारतीयों के लिए काम करता है। तो मंजू जी, आप ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करती रहें। और आइए, अब आपका मंच पे स्वागत है। बहुत बहुत प्रसन्नता के साथ, हृदय के साथ आपका स्वागत है। धन्यवाद रचना, और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और हार्दिक आभार। नीलू जी को एक बार पुनः बधाई। अभी नीलू जी के लिए तो बधाइयों का तांता चलता रहेगा। सर्वप्रथम विश्व हिंदी दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। आचार्य जी की स्मृति को प्रणाम करते हुए मैं बस इतना ही कहूंगी कि यदि हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी न होते तो हिंदी साहित्य, विशेष रूप से आधुनिक हिंदी साहित्य, अपने इस रूप को नहीं पहुंच सकता था जिस रूप में आज हम उसे देख रहे हैं।
हिंदी साहित्य के उत्कर्ष के लिए उनका योगदान ही था, जिसकी वजह से उनके नाम पर हिंदी साहित्य के एक युग को द्विवेदी युग कहा जाता है। बने बनाए रास्तों पर तो चलना आसान होता है, लेकिन नए पथ का निर्माण करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बहुत कम लोग ऐसा विकल्प चुनते हैं। लेकिन हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने वो विकल्प चुना और उन्होंने आज की हिंदी के लिए एक नए पथ का निर्माण किया, जिस पर चलकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। विदेशी भूमि पर स्वदेशी भाषा का उत्सव अपने आप में हमेशा हम प्रवासियों के लिए एक गर्व का क्षण होता है। लेकिन आज 10 जनवरी 2021 कुछ और विशेष, कुछ और खास है, क्योंकि उन्हीं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की राष्ट्रीय स्मारक समिति की अमेरिका इकाई का शुभारंभ हो रहा है। आज इस अवसर पर मैं खास तौर से लखनऊ अमर उजाला के अभिषेक सहज जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हालांकि वो यहाँ नहीं है, शायद वो फेसबुक पर देख रहे हो हमारा कार्यक्रम। उनके माध्यम से गौरव अवस्थी जी से मेरा परिचय हुआ था और वो परिचय आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि हम लोग आचार्य जी की राष्ट्रीय स्मारक समिति की एक विश्व यात्रा शुरू कर रहे हैं और हम आज इस अमेरिका इकाई का शुभारंभ कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक एंड बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। आपकी वजह से, आपके कहने से और आपके उत्साहवर्धन से आज ये दिन आया है। इस इकाई के माध्यम से हिंदी के युग प्रवर्तक आचार्य जी की यादों तथा हिंदी की उनकी विकास यात्रा के बारे में पूरे विश्व में लोगों से जोड़ने का प्रमुख उद्देश्य है हमारी इस संस्था का। हिंदी के जानकारों को हिंदी की जड़ों से जोड़ना। आजकल हिंदी या तो बहुत कम हो गई है या फिर लोग हिंदी की मिले जुले स्वरूप में ज्यादा लीन हो गए हैं और हिंदी का जो शुद्ध रूप है वो कहीं धीरे धीरे पीछे खोता जा रहा है। तो उन जड़ों से हिंदी के जानकारों को जोड़ने के लिए, शुद्ध हिंदी बोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस संस्था का शुभारंभ किया जा रहा है। हमारी योजना है कि हम हर 3 माह में एक गोष्ठी करेंगे, जिसमें हम आचार्य जी से संबंधित निबंध या साहित्य चर्चा करेंगे, उनके काम के ऊपर शोध कार्य किया जाएगा और उसके बाद साल में 2 बार, एक बार 9 मई को आचार्य स्मृति दिवस पर हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे और हर साल 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के मौके पर एक वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन करके अपने पूरे वर्ष का क्रियाकलापों का लेखा जोखा लेंगे कि हम वाकई कितना आगे बढ़े हैं, क्या किया है और हमें आगे क्या करना चाहिए। आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रहेंगे और हमारी संस्था से, हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहेंगे। भारत से जुड़े हुए सभी समिति के सहयोगियों का बहुत बहुत आभार। और जैसा कि गौरव जी ने कहा, अमेरिका में हमारी संस्था से जुड़ी हुई सारी महिलाएं हैं। हमारी रचना जी हैं जो कि आज के कार्यक्रम की संचालिका भी हैं लॉस एंजलिस से। ये रचनाकार हैं जैसा कि इनके नाम में भी है, ये अनुवादक हैं, ये रेडियो उद्घोषिका हैं, ये शिक्षिका हैं, ये बहुत सारे रोल एक साथ निभाती हैं और बहुत अच्छी माँ, गृहिणी, बहन और दोस्त तो हैं ही, जो कि मैं पिछले कई वर्षों से देख रही हूँ। उसके बाद हमारे साथ हैं डॉक्टर कुसुम नैपसिक जी, जो कि ड्यूक यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाती हैं। हमारे साथ ममता त्रिपाठी जी हैं, जो कि काफ़ी सालों से हिंदी के लिए काम कर रही हैं, न्यू जर्सी में रहती हैं और अभी हिंदी भाषा केंद्र में प्राचार्य हैं और हिंदी की शिक्षिका भी हैं। और अंत में हमारी शुभ्रा ओझा जी हैं, जो कि हिंदी से बहुत जुड़ी हैं, बहुत प्रेम करती हैं, विश्व हिंदी ज्योति से भी जुड़ी हुई हैं। और हमारा जो सोशल मीडिया का काम है, हमारे फेसबुक पे चीज़ें करना, हमारे फेसबुक पे आपके सवाल जवाब, आपके सुझावों के बारे में बातचीत करना, वो सब काम शुभ्रा जी देखेंगी। तो आपको जो भी सुझाव भेजने हैं, जो चीज़ें करनी हैं, वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से, शुभ्रा जी के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम उन सुझावों पर अमल करें। तो इस
कर्मठ प्रबुद्ध महिला शक्ति के साथ जुड़ने का जो सुअवसर मुझे मिला है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली और बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि ये महिला शक्ति है जिसके साथ जुड़कर मैं आज आचार्य जी की सेवा का व्रत लेके विश्व यात्रा पर निकल पड़ी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम, रचना, शुभ्रा और ममता जी, और साथ में भारतीय टीम का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है और पूरा विश्वास है कि ये सहयोग ऐसा ही बना रहेगा। अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हिंदी मेरे लिए अपनी जड़ों से जुड़े रहने का माध्यम है। हिंदी के साथ जुड़कर ऐसा लगता है कि मैं अपने घर, अपनी मिट्टी, अपने देश से जुड़ी हुई हूँ। उसी हिंदी के लिए मैं अपने भाव कुछ इन 4 पंक्तियों में व्यक्त करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। हम हिंद देश के वासी हैं और हिंदी अपनी भाषा है। हिंदी जन जन तक पहुंचाएं, बस इतनी सी अभिलाषा है। अपनी भाषा और संस्कृति के बल पर ही जाने जाएंगे। हम रहें कहीं भी दुनिया में, हिंदुस्तानी कहलाएंगे। हम रहें कहीं भी दुनिया में, हिंदुस्तानी कहलाएंगे। सम्मान करेंगे पूरा हम दुनिया की हर भाषा का, पर मान न कम होने देंगे हम तनिक कहीं निज भाषा का। सम्मान करेंगे पूरा हम दुनिया की हर भाषा का, पर मान न कम होने देंगे हम तनिक कहीं निज भाषा का। दुनिया की सारी धरती पर हिंदी का परचम लहराएंगे। हम रहें कहीं भी दुनिया में, हिंदुस्तानी कहलाएंगे। हम रहें कहीं भी दुनिया में, हिंदुस्तानी कहलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर मंजू जी, और आपने समा बांध दिया। जी तो बहुत करता है कि जैसे कि हम सोनाली को सुन रहे थे, आपको भी सुनते चलें, और हमारी आन्या बिटिया का जैसे सुन रहे थे। लेकिन चलिए फिर कभी किसी और दिन हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और धन्यवाद मंजू जी कि आप गौरव जी से जुड़ी और आपने हम सबको अपने साथ जोड़ा। तो मैं अपनी सारी बहनों की तरफ से आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ मंजू जी। आज हमारे बीच जो अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाह रही हूँ, और हमारे बीच जो है बैठे हुए हैं, आदरणीय पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर जी। पत्रकारिता इतिहास के अध्येता पद्मश्री विजय दत्त जी का जन्म नरसिंह मध्य प्रदेश में हुआ। आपके पिता सुंदरलाल श्रीधर जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बहुत बड़े गांधीवादी भी थे। माधवराव सप्रे संरचना संचय, साहित्य अकादमी, समकालीन हिंदी पत्रकारिता और एक भारतीय आत्मा आपकी महत्वपूर्ण संपादित पुस्तकें हैं। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता, उद्योग और विकास, और चौथा पड़ाव आपकी बहुपाठीय पुस्तक है। भारतीय पत्रकारिता कोश आपकी महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें सन 1780 से सन 1947 तक की भारत की सभी भाषाओं और तत्कालीन भाषा के पूरे भूगोल का शोधपरक इतिहास विवेचित है। श्री विजय दत्त श्रीधर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में शोध निर्देशक भी रहे हैं। आपको बहुत से सम्मान प्राप्त हैं, जिसमें माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान भोपाल की स्थापना, पत्रकारिता विषयक शोध एवं इतिहास प्रलेखन के प्रमाणिक प्रयत्नों तथा सामाजिक सरोकारों की पत्रकारिता के लिए भारत सरकार की तरफ से आपको पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश शासन के महर्षि वेद व्यास राष्ट्रीय सम्मान, छत्तीसगढ़ सरकार के माधव राव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान, आपकी पुस्तक पहला संपादकीय को भारतीय हरिश्चंद्र पुरस्कार भी इत्यादि पुरस्कार आपको प्राप्त हैं। सितंबर 1981 से पत्रकारिता, जनसंचार और विज्ञान संचार की शोध पत्रिका आंचलिक पत्रकार का संपादन कर रहे हैं। श्री विजय
विजयदत्त श्रीधर जी से करबद्ध अनुरोध करती हूँ कि आप आएं और अपनी ज्ञान की गंगा में हमें सराबोर करें। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। कुसुम, आप कर सकती हैं उनको अनम्यूट? मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ उनको अनम्यूट के लिए। वो तो अपने आप ही करना अच्छा। पड़ेगा उनको। अच्छा, फोन कर सकते हैं उनको आप। विजय दत्त जी, नीचे की तरफ एक माइक सा बटन है, उसको एक बार टच कर दीजिए तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। एकदम नीचे की तरफ एक लाल सा दिख रहा है ना, उसी को एक बार और टच कर दीजिए। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हो रहा है, अनम्यूट हो गया जी हाँ, हो गया। हुआ क्या? जी, अभी सुनाई दे रहा है। प्लीज प्लीज जी, आप कहिए। हाँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर सभी हिंदी भाषा भाषियों का, भारतीय भाषा भाषियों का अभिनंदन करता हूँ। और अमेरिका की इस इकाई के लिए, जिसमें मंजू जी, रचना जी और आप सभी जुड़ी हुई हैं, उनका अभिनंदन करता हूँ और उनके उत्साह की सराहना करता हूँ, शुभकामनाएं करता हूँ कि वो अपने इस अनुष्ठान में अवश्य सफल हों और द्विवेदी जी की कीर्ति और उनके बहाने हिंदी की यशोगाथा का विस्तार करें, उसकी व्यवहारिक अर्थों में उसे व्यापक बनाएं। आज हिंदी के प्रथम आचार्य और युग प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की स्मृति में एक अभियान जो करीब 22 वर्ष पहले गौरव अवस्थी जी और उनके साथियों ने शुरू किया था, आज वह विश्वव्यापी हो रहा है। ये हम लोगों के लिए बड़े प्रसन्नता की बात है और गौरव जी का साथ देना भी हम लोगों के लिए गौरव की बात है। मैं आप सभी को ये बताऊं कि द्विवेदी जी की महत्ता क्या है। द्विवेदी जी में हम बचपन से ही जो संस्कार देखते हैं वो संघर्षशीलता और दृढ़ संकल्प और स्वाध्याय के संकल्प है। उन्होंने अपने इन सरोकारों से, आप ये देखेंगे, उनके पिताजी के वेतन कुल मिला के 10 रुपए माहवार था और उनको पढ़ना भी बहुत मुश्किल था। तो गांव में तो उन्होंने जो अध्ययन किया उर्दू का और फारसी का, या थोड़ा सा घर में संस्कृत सीख ली, लेकिन उसको पढ़ने के लिए करीब 50-55 किलोमीटर दूर पैदल अपनी पीठ पर आटे की बोरी और दाल ये सब सामान लेके जाना, 2 आने माहवार फीस चुकाना भी उनके लिए मुश्किल हुआ करता था। 1 साल उन्होंने किसी रायबरेली में अंग्रेजी की पढ़ाई करी और उसके बाद वो अन्य स्थानों पर गए, लेकिन उनका जिसे कहते हैं जो औपचारिक शिक्षा है वो बहुत ज्यादा नहीं हुई थी और उस कमी को उन्होंने स्वाध्याय से पूरा किया। और हम देखते हैं इस स्वाध्याय के बलबूते पर वो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, मराठी, संस्कृत, गुजराती और बांग्ला में निष्णात हुए और सभी भाषाओं पर उन्होंने अधिकार प्राप्त किया, उसका अध्ययन करते हुए, उसका अध्यापन करते हुए। यह उनकी सीखने की ललक थी और इस ललक के साथ ही हम देखते जब उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली, 1 साल उन्होंने अजमेर में नौकरी की। वो नौकरी 15 रुपए माहवार की नौकरी थी। 1 साल रहने के बाद बम्बई चले गए, हम आजकल उसको मुंबई कहते हैं। वहां अपने पिताजी के साथ रहते हुए उन्होंने तार का काम सीखा और काम सीखते हुए वो वहां तार बाबू की नौकरी उनकी लग गई रेलवे में। लेकिन आप देखिए उनकी अध्यवसाय, जो एक कहते हैं ना अध्यवसाय, और उनकी सीखने की ललक, उसका एक बड़ा भारी जो परिणाम निकला वो ये कि वो तार बाबू का काम करते थे, लेकिन रेलवे से संबंधित जितने भी विषय होते हैं उन्होंने टिकट बाबू का काम सीखा, माल बाबू का काम सीख लिया, स्टेशन मास्टर का काम सीख लिया, यहाँ तक कि रेलवे की जो पटरियां बिछाई जाती हैं उसका भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। और इसका अध्यवसाय का उनका फायदा ये हुआ, जैसे जैसे उनका ज्ञान बढ़ाते गए, वो सीखते गए, वैसे वैसे उनकी तरक्की होती गई। तो यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है द्विवेदी जी के जीवन से कि यदि व्यक्ति में सीखने की इच्छा हो और परिश्रमशीलता हो तो उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, उसके आगे बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है ये। और सबसे आखिर में वो रहे थे झांसी में। झांसी में काम करते हुए ही एक विषय ऐसा आ गया, एक ऐसा कारण पे उपस्थित हो गया
जिसने कि उनके स्वाभिमान पर चोट की और उन्होंने रेलवे से नौकरी छोड़ दी, जबकि इसमें बहुत अच्छा उनको वेतन मिलता था। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, तीसरी रीडर नाम की एक किताब होती थी, स्कूल में चला करती थी हिंदी की। एक अध्यापक इनके पास, तहसील स्कूल के अध्यापक थे, वो इनके पास वो किताब लेके आए, क्योंकि उसके पहले द्विवेदी जी कुछ लिखा करते थे समालोचनात्मक। तो अध्यापक इसी कारण से आए, इसी भावना के साथ उनके पास आए कि देखिए इसमें इतनी गलतियां हैं जो बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं। तो उसकी इन्होंने एक समीक्षा लिखी और उसको प्रकाशित भी कराया, समालोचना। इसके कारण, क्योंकि वो किताब जो थी वो इंडियन प्रेस प्रयाग की थी, इसके कारण इंडियन प्रेस से उनका एक तरह से नाता जुड़ा। और वो नाता कैसा आगे तक बढ़ा कि वो सरस्वती के संपादक के रूप में उन्हें बाबू चिंतामणि जी घोष ने आमंत्रित किया। और एक तरह से कहना चाहिए हिंदी का, हिंदी के साहित्य का, हिंदी भाषा का, हिंदी पत्रकारिता का एक नए युग का शुभारंभ इस बहाने से हुआ। एक चीज और थी, उन्होंने कुछ अपने जीवन के कुछ लक्ष्य, कुछ सिद्धांत तय किए थे, काम करने की अपनी कुछ शैली निर्धारित की थी, या ये कहें उन्होंने अपने लिए एक आचार संहिता स्थापित की थी। यहाँ फिर दूसरी बात यह है कि यदि आपको आगे बढ़ना है, यदि आपको अपने जीवन को सार्थक बनाना है, तो आपको कुछ जीवन की सिद्धांत निश्चित करना पड़ते हैं, कुछ आचार संहिता बनाना पड़ती है। और द्विवेदी की आचार संहिता में 4 सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत ये था वक्त की पाबंदी करना, वो उनकी समय निष्ठा अद्भुत थी। दूसरा सिद्धांत था कभी रिश्वत न लेना, कभी जैसे उनके यहाँ वो आता है कि एक बार किसी ने, शक्कर मिल वाले ने उनके यहाँ शक्कर के पैकेट भिजवा दिए और कोशिश की कि इस बहाने वो शक्कर के बारे में कुछ लिख दे, सरस्वती में छाप दे, लेकिन द्विवेदी जी ने कभी ऐसा नहीं किया। तीसरा उनका सिद्धांत था अपना काम ईमानदारी से करना। और चौथा सिद्धांत था ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहना। ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहने का मतलब ये होता है कि आपकी जानने की प्यास, जानने की भूख, ज्ञान बढ़ाने की आपकी इच्छा, ये आपकी हमेशा जीवित रहना चाहिए। ये कहा भी जाता है विद्यार्थी जीवन, व्यक्ति आजीवन विद्यार्थी बना रहता है, कुछ ना कुछ हमेशा सीखता रहता है। ये उन्होंने हमेशा किया। एक चीज अभी गौरव जी ने बहुत गर्व के साथ ये बात कही कि अमेरिका में मात्र शक्ति ने ही द्विवेदी जी के इस अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, तो आप सबका अभिनंदन। और यहाँ फिर मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि द्विवेदी जी का जो विवाह हुआ था बड़े एक साधारण परिवार की ग्रामीण कन्या से हुआ था, शारदा देवी जी से, और उनकी कोई संतान नहीं थी, उनको मिर्गी की बीमारी भी थी। लेकिन इन सारे कारणों के होते हुए भी द्विवेदी जी ने, जबकि एक बड़ी सहज बात है कि ऐसे में आदमी दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन द्विवेदी जी ने कभी दूसरे विवाह के बारे में सोचा भी नहीं। और संयोग देवयोग से जब ये उनकी पत्नी का निधन हो गया, गंगा में स्नान करने के लिए गई थी, वो डूब गई, उसके बाद भी केवल 46 साल की उम्र थी द्विवेदी जी की, लेकिन द्विवेदी जी ने इसके बाद भी शादी नहीं की, बल्कि एक बहुत बड़ा काम ये किया तो उन्होंने अपने निवास के सामने दौलतपुर में एक मंदिर बनाया छोटा। उस मंदिर में लक्ष्मी जी की और सरस्वती जी की प्रतिमाएं रखी, उनके बीच में उन्होंने अपनी पत्नी की संगमरमर की प्रतिमा बना के स्थापित की। आप देखिए महिला सम्मान की, आज से करीब करीब समझ लीजिए 90 साल पहले की बात है, लेकिन द्विवेदी जी की कितने उच्च विचार थे और महिलाओं के प्रति, महिला सम्मान के प्रति उनके मन में क्या जागृति और भावना थी, उसका ये प्रमाण है। और जैसा कि हमेशा समाज में होता है, तो उस समय उनके इस काम को यदि किसी ने देखा होगा, सराहना करने वाले लोग कम होंगे, ज्यादातर लोग समाज की उस समय स्थिति है, इसकी आलोचना करने वाले लोग ज्यादा थे, इसकी खिल्ली उड़ाने वाले लोग ज्यादा थे। और उस समय वैश्यवाड़ी की भाषा में कहा गया, दुबैना कलजुगी है कलजुगी, धाको ना मेहरिया के मूरत बनवाए के पधराई सहाई, इहो कोनो वेद पुराण के मर्यादा आए। ये बात उनके लिए कही जाती थी, लेकिन कभी वो अटक नहीं हुए, क्योंकि उनका संकल्प शुभ था, उनका प्रयास शुभ था, और उन्होंने ये जो काम किया था एक दिन उन्हें ये प्रेरणा बनता है। तो आज भी जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं समाज में, जिस तरह से महिलाओं के सम्मान बढ़ रहा है, उनकी उपस्थिति और उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है, वो कंधे से कंधा मिलाकर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आज लगता है कि इसकी कभी नींव में एक पत्थर द्विवेदी जी का भी है। हम जानते हैं द्विवेदी जी लेखक भी थे, बहुत अच्छे अनुवादक थे, लेकिन उनका जो यश था
वो यश उनका मिला सरस्वती से। सरस्वती का प्रकाशन जनवरी 1900 में आरंभ हुआ था और एक साल ये काशी नागी प्रचार सभा के अनुमोदन के साथ बाबू चिंतामणि जी को रामानंद चटर्जी जो भारत के सबसे प्रमुख संपादकों में से एक हैं, उनके सुझाव पर कि हिंदी की एक बहुत अच्छी पत्रिका की आवश्यकता है, निकाली जाए, तो बाबू चिंतामणि घोष ने पत्रिका आरंभ की। और पहली बार ये हुआ कि काशी नागरी प्रचारणी सभा ने एक संपादक मंडल बना दिया इसके लिए। एक साल तो हुआ, लेकिन मतभिन्नता तो होती है और बौद्धिक लोग होंगे तो मतभिन्नता की गुंजाइश ज्यादा होती है। फिर एक साल ही चला वो संपादक मंडल और दूसरे साल और तीसरे साल में बाबू श्याम सुंदर दास ने इसका संपादन किया, लेकिन अंततः उन्होंने भी जब असमर्थता जाहिर कर दी तब द्विवेदी जी को आमंत्रित किया बाबू चिंतामणि घोष ने। और ये जो मणिकांचन संयोग बना, ये संबंध प्रकाशक और संपादक का, दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत आदर भाव से भरे हुए थे और एक तरह से कहना चाहिए एक नए युग का इसमें आरंभ हुआ। समय निष्ठा और अध्यवसाय, ये दो की प्रवृत्ति जो उनमें शुरू में ही प्रकट हो गई थी, उसका ही एक ये कारण था कि सरस्वती का संपादन आरंभ करते समय उन्होंने अपनी एक समय सारणी बना दी। एक समय सारणी ऐसी बनाई जिसमें उन्होंने ये तय किया कि प्रेस में उस समय जो वो थी मुद्रण प्रक्रिया, उसमें हाथ से एक एक अक्षर जमाया जाता था, हैंड कंपोजिंग कहते हैं उसे, उस समय वो प्रक्रिया थी। तो प्रेस में सामग्री देने के लिए उन्होंने तारीख निश्चित कर रखी थी, इस दिनांक तक सारी सामग्री प्रेस में दे दी जाएगी। और वो प्रेस में वो सामग्री देते थे उसी क्रम से जमा के देते थे जिस क्रम से उसे पत्रिका में प्रकाशित होना है। आप देखिए उसे सीखने की कितनी चीजें हैं। और इस प्रक्रिया में हमेशा एक उनको वो लाभ हुआ कि कभी भी एक दिन के लिए भी सरस्वती में के प्रकाशन, जब तक तो वही संपादक रहे, एक दिन की भी विलंब नहीं हुआ। इतना उन्होंने उस समय जो निष्ठा है उसका परिचय दिया। उसमें ये भी उन्होंने तय किया कि इसके जब प्रूफ आएंगे तो प्रूफ पढ़े जाएंगे और प्रूफ पढ़ के भी उसी निर्धारित तारीख तक वहां प्रेस में वापस पहुंच जाना चाहिए। प्रूफ की स्थिति ये मानी जाती है कि उसमें भाषिक संशोधन, उसमें व्याकरण की सम्मतता की परीक्षा, ये सारे काम करते हुए उन्होंने ये देखा कि सरस्वती के उस युग की जो पत्रिकाएं हम पढ़ते हैं उनमें कहीं भी कोई त्रुटि, ना तो उनमें वर्तनी की त्रुटि होगी, ना उसमें वाक्य में त्रुटि होगी, कभी नहीं होती थी। तो एक तो ये काम, और तीसरी बात, पत्रिका जब मुद्रित होकर आ जाए उसकी भी तारीख तय की और उससे ग्राहकों तक भेजने की भी तारीख तय की। यह उनका, और शायद द्विवेदी जी पहले ऐसे संपादक थे जिन्होंने इस निष्ठा का, समय निष्ठा का बहुत ही कड़ाई के साथ उन्होंने पालन किया। द्विवेदी जी की भाषा के संबंध में ही बहुत अच्छी मान्यता थी, इतनी सहज मान्यता थी कि वो किसी के लिए बोझ ना बने। वो कहा करते थे कि आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी ना होनी चाहिए। यही अच्छी भाषा की कसौटी है। जहां तक हो सके वाक्य छोटे हों और मुहावरे का ख्याल रखें। ये सीख थी उनकी भाषा के बारे में। समझ, उनका जो भाषा के प्रति दृष्टिकोण था वो ये दृष्टिकोण था। एक और उन्होंने काम किया सरस्वती के माध्यम से। उन्होंने एक साहित्य का एक बंधा बनाया ढांचा था जिससे उसके पहले की पत्रिकाएं चलती रही थी। उन्होंने उस ढांचे से, उस फ्रेम से, उस खांचे से साहित्यिक पत्रिकारिता को बाहर निकाला। सरस्वती में साहित्य का प्रकाशन तो होता था, उसमें कविता, कहानी, निबंध, नाटक, समालोचना सब छपा करते थे, साहित्य के अंग होते हैं। लेकिन सरस्वती साहित्यिक पत्रिका नहीं थी। सरस्वती सकल ज्ञान की पत्रिका थी। ज्ञान विज्ञान के जितने भी विषय होते हैं, प्रौद्योगिकी हो, कृषि हो, उद्योग हो, व्यापार हो, जितना भी हो, कला, साहित्य, सब कुछ, मतलब समग्रता में एक वो सोचते थे। क्योंकि द्विवेदी जी उस युग के संपादक थे और उस धारणा के संपादक थे जो कहते थे, जिनके पास ये बहाना नहीं होता था कि लोग जैसा चाहते हैं हम वैसा छापते हैं, ऐसे ये नहीं होता था। उनका दृष्टिकोण था कि समाज को, पाठकों को जिस तरह की जानकारी से संपर्क होना चाहिए, एक समृद्ध समाज, ज्ञान और भावना दोनों दृष्टि एक समृद्ध समाज कैसे तैयार होता है, हमें बहुत सारी सामग्री छापने से समाज के हित में हो, जो समाज को लाभ पहुंचाने हो, आगे बढ़ाने वाली हो। तो और अंततः उद्देश्य इसका क्या होता है, एक अच्छा मनुष्य बनाना। और यह उद्योग द्विवेदी जी ने हमेशा किया। एक और अब देखें हम, द्विवेदी जी ने कई शब्द भी दिए। सरस्वती का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक बड़ा अवदान है ये कि सरस्वती ने हिंदी में कई, जैसे हड़ताल शब्द का प्रयोग,
जो स्ट्राइक होती है, इसके लिए हड़ताल शब्द का प्रयोग सबसे पहले सरस्वती में शुरू हुआ। ये काम सरस्वती में द्विवेदी जी ने किया और उधर आज में पराडकर जी ने किया। ऐसे अनेक शब्द उन्होंने हिंदी को दिए और उनका प्रचलन भी किया। लेकिन वो ये मानते थे कि भाषा तो एक बहता नीर है, सारी दुनिया से जब आपका संबंध होगा तो सभी भाषाओं से आपके शब्दों का आदान प्रदान होगा, लेकिन यह आदान प्रदान आपकी भाषा को, मतलब हिंदी भाषा को कहीं भी जैसे कहना चाहिए ना, उस पर आघातकारी या क्षति पहुंचाने वाली नहीं होती, वो सहज भाव से उसमें शामिल हो जाना चाहिए। और वो मानते थे जैसे रेल जैसे शब्द हैं, ट्रेन जैसे शब्द हैं, अस्पताल है, हॉस्पिटल, ये शब्द जो थे, मेल है, ये शब्द आए हैं हिंदी में और हिंदी ने ग्रहण कर लिए हैं। तो ये भाषा का ये आदान प्रदान चलता रहेगा, लेकिन उसकी शर्त यह, उसे जिस भाषा में ग्रहण किया जा रहा उसी भाषा की व्याकरण के अनुरूप, उसी भाषा के लेखन शैली के अनुरूप उसको ढल जाना चाहिए। एक तीसरा काम उन्होंने क्या किया, गद्य की भाषा तो हिंदी को बनाया उन्होंने, खड़ी बोली हिंदी को, लेकिन पद्य में भी जो ब्रज भाषा का जो एक तरह से कहते हैं वर्चस्व था, उसको उन्होंने रोका। और वो इसलिए रोका कि ब्रज भाषा की कविता में श्रृंगार की बहुत अधिकता थी, और जबकि द्विवेदी जी ये मानते थे कि साहित्य हो या भाषा, इसका काम यथार्थ से जुड़ के रहना चाहिए। और यही वजह थी कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे, जैसे प्रेमचंद उसका बहुत अच्छा उदाहरण है, प्रेमचंद का कथा शायद देख लें आप, मैथिली शरण गुप्त उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। एक और बड़ा उदाहरण है जिनके नाम पर हम लोग यहाँ एक संस्थान बनाया हुआ है, माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे उनके सबसे प्रिय लेखकों में से थे। और क्यों थे? क्योंकि माधवराव सप्रे ने के शिक्षा विषयक निबंध सबसे पहले हिंदी के लेखक थे जिन्होंने शिक्षा विषय के निबंध लिखे बड़ी संख्या में, और लगातार उनके निबंध सरस्वती में प्रकाशित होते रहे। एक और बात है, द्विवेदी जी को शुरू के दिनों में यह हुआ कि बहुत सारे विषयों पर स्वयं लिखना पड़ा, और वो जब खुद लिखते थे तो सारे उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से नहीं लिखे, और उन्होंने कई ऐसे नाम थे जैसे अब हम उसे कह सकते छद्म नाम है या पेन नेम जैसे कहा जाता है, उस तरह से भी उन्होंने लिखा। नियम नारायण शर्मा, एक ग्रामीण, विपन्न, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, सुकवि किंकर, सत कविदास, चक्रपाणी शर्मा, श्रीकंठ पाठक, ये इस तरह के बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे जिन व्यक्तियों का कोई अस्तित्व नहीं था, वो सब के सब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कलम से निकले। वो एक अच्छे उनके एक बड़े परम प्रिय शिष्य थे गणेश शंकर विद्यार्थी। एक वर्ष तक विद्यार्थी जी ने सहायक संपादक के रूप में द्विवेदी जी के साथ काम किया सरस्वती में, और द्विवेदी जी उनकी प्रतिभा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। द्विवेदी चाहते थे कि वो उनके साथ ही काम करें, लेकिन उनके बारे में जब उनका 1931 में जब उनका शहादत हुई द्विवेदी विद्यार्थी जी की, तो द्विवेदी जी ने बड़ी अच्छी टिप्पणी की थी। वो कहते हैं, जब तक मेरे पास रहे गणेश जी ने बड़ी मुस्तैदी और बड़े परिश्रम से काम किया। रोज 2 मील दूर शहर से जूही जाते और शाम को लौटते। उनकी शालीनता, सुजनता, परिश्रमशीलता और ज्ञानार्जन की सदिच्छा ने मुझे मुग्ध कर लिया। उधर वे मुझे शिक्षक या गुरु मानते थे, इधर मैं स्वयं ही कितनी बातों में उन्हें अपना गुरु समझता था। हिंदी लिखना उन्होंने खूब सीखा। मैं चाहता था कि वह कुछ संस्कृत सीख लें, और उनका झुकाव राजनीति की ओर अधिक था, अतएव मैंने उन पर दबाव नहीं डाला। ये देखिए क्या मतलब ये जो निर्माण होता है व्यक्तियों का भावी जीवन के लिए, भावी कार्यकारी जीवन के लिए, उसका एक बहुत अन्यतम उदाहरण है। और आप देखें, जब 1913 में विद्यार्थी जी ने कानपुर से प्रताप, जो बहुत ही प्रतापी समाचार पत्र रहा है, उसका संपादन प्रकाशन आरंभ किया, तो उसके लिए जो ध्येय भाग घोष वाक्य होता है, वो घोष वाक्य महावीर प्रसाद कवि भी थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो वो घोष वाक्य उन्होंने लिखा। और जो सारे एक तरह से कहना चाहिए भारत में आजादी की लड़ाई का वो एक तरह से नारा बन गया था, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का ही मान है, वह नर नहीं नर पशु निराह और मृतक समान है। ये घोष वाक्य प्रताप के मत्थे पर छपा जाता था, और यह भारत के लिए एक तरह से वीर रस के संचार का एक बड़ा भारी साधन बन गया था। लेकिन द्विवेदी जी ने एक और बहुत अच्छा वाक्य दोहा लिखा था, और वो उस समय की हिंदी पत्रकारिता में जिस तरह से भाषण का फूहड़ प्रयोग होता था, उससे द्विवेदी जी को बहुत तकलीफ होती, दुख होता था, पीड़ा पहुंचती थी। और उन्होंने उसके लिए एक दोहा लिखा था
शुद्धा शुद्ध शब्द तक का है जिनको नहीं विचार, लिखवाते हैं उनके घर से नए नए अखबार। उन्हें बड़ी तकलीफ थी कि ये ठीक नहीं हो रहा है। द्विवेदी जी के बारे में अमूमन या सरस्वती के बारे में लोग ये कहते हैं, जो बहुत सतही ढंग से जिन्होंने चीजों को देखा है, जो उसकी गहराई में जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है, वो ऐसा मानते जैसे आजादी की लड़ाई से या स्वतंत्रता संग्राम से सरस्वती का रिश्ता नहीं रहा है, जबकि बात बहुत गलत है। सरस्वती में सब तरह के विचारों का खुला एक तरह से मंच बनाया था, लेकिन जो आजादी की लड़ाई का एक बड़ा भारी प्रतीक था स्वदेशी, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तु का स्वीकार, जिसके बारे में बहुत बात ज्यादा हुआ, और जिस तरह एक तरह से कहना चाहिए बंग भंग के बाद हिंदुस्तान ने जिस ताकत के साथ एक नई करवट बदली थी, अंगड़ाई दी थी, और उसके लिए द्विवेदी जी ने बहुत अच्छा एक वो लिखा, उनकी कविता का हिस्सा है ये, स्वदेशी वस्त्र को स्वीकार कीजिए, बिना इतना हमारा मान लीजिए, शपथ करके विदेशी वस्त्र त्यागो, न जाओ पास उनसे दूर भागो। अब ऐसा व्यक्ति, इससे ज्यादा स्वतंत्रता का क्या प्रमाण मिल सकता, क्या परिचय मिल सकता है, यह उन्होंने किया। लेकिन बड़प्पन की बात और जरूर बताऊंगा मैं उनकी बाकी चीजें होती हैं। द्विवेदी जी के लोग बड़े होते हैं और उनमें बड़प्पन होता है, दो बातों बड़ा फर्क है। द्विवेदी जी में बड़प्पन था, और बड़प्पन कैसे आया, आप जानते हैं कि 1904 में काशी नागरी पिटानी सभा की जो प्रगति प्रतिवेदन होता है, उसकी आलोचना की उन्होंने, उसकी जो कमियां थी उस पर उन्होंने और एक टिप्पणी लिखी सरस्वती में। उस टिप्पणी से या आलोचना जो भी कहें, उससे नागरी प्रचारणी सभा को बड़ी तकलीफ हुई, और उन्होंने पहले उसमें सरस्वती में छपा करता था काशी नागरी प्रचारणी सभा के अनुमोदन से। सभा ने वो अनुमोदन वापस से समाप्त कर दिया, रिश्ता तोड़ लिया। इस पर उन्होंने सरस्वती में एक टिप्पणी लिखी, और वो उसका था अनुमोदन का अंत शीर्षक से, द्विवेदी जी ने, और उसमें उन्होंने अनीश कवि की एक जो कवित्व है उसका उन्होंने उसमें उल्लेख किया, और वो कवित्व बहुत बढ़िया है, और ये एक जैसे कहते हैं द्विवेदी जी की ऊंचाई का परिचय भी देता है। वो है, सुनिए विटप बल पोहुप तिहारे, हम राखियो हमें जो शोभा रावरी बढ़ावेंगे, तजी हो कदाचित तो बिलगु न माने कछु, जहां जहां जह तहां दोनों जस छावेंगे, सुरा भी चढ़ेंगे नर सिरनी चढ़ेंगे सदा, सुकबी अनीस हाट बारनी बिकावेंगे, देश में रहेंगे परदेश में रहेंगे, काऊ भेष में रहेंगे तऊ राव रे कहावेंगे, कि आपने भले हमारा अनुमोदन समाप्त कर दिया है, लेकिन हम आपको कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा स्मरण रखेंगे। एक और द्विवेदी जी की बड़प्पन का एक दूसरा उदाहरण है। आप जानते हैं कि उन्होंने एक शीर्षक लिखा था, और वो शीर्षक था भाषा और व्याकरण करके एक लेख उन्होंने नवंबर 1905 की सरस्वती में प्रकाशन किया था। इसमें एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, भाषा की अनिश्चितता। इस अनिश्चितता को लेकर हिंदी जगत में बड़ा व्यापक एक बहस छिड़ गई, एक शास्त्रार्थ छिड़ गया, और उस शास्त्रार्थ में सबसे बड़ा उनका जो प्रतिपक्ष बन के खड़े हुए वो हुए बाबू बाल मुकुंद गुप्त, जो भारत स्मिथ के संपादक थे। और एक तरह से सारा हिंदी जगत के सारे जो विद्वान थे वो उसमें शामिल हुए शास्त्रार्थ में। और लेकिन जब मामला ये आया, एक बार जब बाल मुकुंद गुप्त जी का भी जल्दी निधन हो गया था, बहुत कम समय में, कम उम्र में, लेकिन जब द्विवेदी जी से पूछा गया कि आपकी दृष्टि में अच्छी हिंदी कौन लिखता था, तो द्विवेदी जी ने छूट के जवाब दिया कि अच्छी हिंदी तो एक ही आदमी लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। मतलब कभी व्यक्तिगत द्वेष या इसके उसमें चेहरे में कभी नहीं आए। और केवल एक बात और कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। एक द्विवेदी जी ने एक मौलिक ग्रंथ लिखा है, संपत्ति शास्त्र। ये शायद उस दौर में ये मान के चले कि हिंदी में ये पहला प्रयोग था अर्थशास्त्र विषय पर लिखने का। और जी मैं थोड़ा सा निवेदन करूं कि जो ईस्ट कोस्ट से जुड़े हुए हैं वहां पर इनको 11 बज रहा है, तो संक्षेप में बात करके हम लोग आपसे बहुत सारा प्रणाम करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि ये ममता जी और कुसुम जी हैं और पीटर जी हैं, तो संक्षेप में ये संपत्ति शास्त्र का अगर कर देंगे तो मैं आपका आभारी होऊंगा। नहीं, संपत्ति शास्त्र में मतलब एक उल्लेख ही करना था उसका
अब केवल मर्यादा के बारे में एक बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप जानते हैं कि रामानंद चटर्जी जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े संपादक थे, रामानंद चटर्जी सूरत में जो हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ तो सभापति हो गए। विशाल भारत रामानंद चटर्जी का ही पत्रिका थी जिसके संपादक थे बनारसदास चतुर्वेदी। बनारसदास चतुर्वेदी ने विशाल भारत में उसके खिलाफ टिप्पणी लिखी और तब महावीर प्रसाद जी द्विवेदी ने उनको एक डांट पिलाई, एक उन्हें चिट्ठी लिखी और कहा कि रामानंद बाबू से तो हमने संपादकीय टिप्पणी लिखना सीखा है, उनके बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं छपनी चाहिए थी। तो यह बड़प्पन का जो बोध है, तो ऐसा द्विवेदी जी के जीवन में, उनके कृतित्व में इतनी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम आगे बढ़ सकते हैं, हिंदी को आगे बढ़ा सकते हैं और वो जो हिंदी की सामाजिक परंपरा है उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको एक बार फिर शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विजय दत्त जी, आदरणीय विजय दत्त जी। आपके ज्ञान से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम फिर आपको जरूर सुनना चाहेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं जिसको बुलाने जा रही हूँ, उनके दादा दादी पोलैंड से अमेरिका आए और फिर यहीं बस गए। जन्म इंडियाना ब्लूमेंट अमेरिका में हुआ। भारतीय संगीत के कारण हिंदी पढ़ने में रुचि शुरू हुई और फिर संगीत के साथ साथ भारतीय साहित्य भी पढ़ा आपने। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन से एशियन संस्कृत और भाषा में पीएचडी की है। 2020 में अमेरिकी विद्यार्थियों के हिंदी रीडर की एक पुस्तक भी लिखी है। कई पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख प्रकाशित हैं। आज वेब फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में हिंदी, उर्दू भाषा और साहित्य पढ़ाते हैं। आपका नाम है डॉक्टर पीटर नैप्सिक जी। पीटर जी, आपसे अनुरोध है कि आप कृपया यहाँ आए और अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। नमस्ते सब लोगों को। मुझे बुलाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जैसे उन्होंने बताया, आजकल मैं वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में हिंदी और उर्दू दोनों भाषाएं पढ़ाता हूं और जैसे कि आपको अंदाज़ा होगा, हिंदी मेरी मातृभाषा तो नहीं है। मुझे हिंदी सीखते हुए करीब 20 साल हो गए और पिछले 10 साल से मैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाता आ रहा हूँ। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मैं थोड़ा सा वक्त लेकर अपने हिंदी सीखने और सिखाने के अनुभव के बारे में आप लोगों से 3-4 बातें शेयर करना चाहता हूँ। अगर सच बताऊं तो जब मैंने हिंदी सीखना शुरू किया तब मुझे हिंदी का बिल्कुल शौक नहीं था, बल्कि मुझे ठीक से मालूम नहीं था कि भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। मेरा असली शौक हिंदुस्तानी संगीत था, जो खुद एक भाषा है। मेरा सपना था कि एक दिन मैं किसी तरीके से भारत जाकर सितार और तबला सीखूं। इत्तेफाक से मुझे पता चला कि मेरी यूनिवर्सिटी में हिंदी की क्लास होती है और मुझे लगा कि अगर कभी भारत जाने का मौका मिले तो हिंदी भी काम आएगी। क्लास में मुझे हिंदी बहुत मुश्किल लगती थी और कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आती थी, जैसे टुमारो और यस्टरडे। उन जो अंग्रेजी के शब्द हैं उनके लिए हिंदी में सिर्फ एक ही शब्द क्यों है, या यू के लिए हिंदी में 3 शब्द तू, तुम, आप क्यों हैं। अंकल और आंट के लिए इतने सारे शब्द हैं हिंदी में कि उनको याद रखना मेरे लिए आज तक बहुत मुश्किल काम है। और फिर मुझे पता चला कि उदयपुर में एक हिंदी प्रोग्राम है जो विदेशी लोगों के लिए है। मैं 1 साल की स्कॉलरशिप पर वहाँ गया। मेरा भारत में पहला दिन बहुत यादगार था, लेकिन दिल्ली की सड़क पर निकलकर मुझे जल्दी ही ये अंदाज़ा हो गया कि जो हिंदी मैंने अमेरिका में सीखी थी वो किताबी थी। भारत में जो लोग हिंदी बोल रहे थे वो काफ़ी अलग थी। मार्केट जाने के लिए मैंने रिक्शा वाले से अपने टूटी फूटी हिंदी में बात करने की कोशिश की,
लेकिन हम लोग एक दूसरे की हिंदी नहीं समझ पाए। इसी तरह की शुरुआत के बावजूद उदयपुर पहुंचने के बाद दिन ब दिन मेरी हिंदी अच्छी होने लगी। मैं एक होस्ट फैमिली के साथ रहता था। वो लोग बहुत अच्छे थे। हर रोज़ मैं उनके साथ खाना खाता था, पढ़ाई करता था, टीवी देखता था। अब मैं सोचता हूँ कि उनको बहुत अजीब लगा होगा एक विदेशी लड़के के साथ 1 साल के लिए रहना। लेकिन वहाँ रहने की वजह से ही मैं 2-3 महीने बाद उनकी कुछ बातें समझने लगा और अपने बात भी शेयर करने लगा। ये सब उन लोगों की मेहरबानी थी जिन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी में 1 साल के लिए जगह दी। उदयपुर में मैंने एक गुरु से सितार और तबला बजाने की शिक्षा थी जैसा मेरा सपना था। लेकिन जल्दी ही मुझे पता चल गया कि संगीत सीखने में बहुत मेहनत लगती है और मेरे अंदर क्षमता और हुनर की कमी थी। आखिरकार मैंने संगीत छोड़ दिया। फिर भी मुझे दुख नहीं हुआ ज़्यादा क्योंकि भाषा सीखने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मानो एक दरवाज़ा खुल गया और मैं दूसरी दुनिया में आ पहुंचा, जहां अंग्रेजी जानने वाले कभी नहीं पहुंच सकते। मेरे हिंदी सीखने का सफ़र आज भी जारी है। इसके साथ ही मैंने सैकड़ों बच्चों को हिंदी सिखाई है, जिनमें से बहुत स्टूडेंट्स भारत जा चुके हैं और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। इस वक्त अमेरिका में करीब 60 यूनिवर्सिटीज़ में हिंदी पढ़ाई जा रही है, जो स्पेनिश, अरबी या चीनी जैसी दूसरी भाषाओं के मुकाबले में बहुत कम है। शायद इसकी एक वजह यह है कि बाहर के लोगों को ये गलतफहमी है कि भारत में रहने के लिए अंग्रेज़ी जानना ही काफ़ी है, पर ये मेरे अनुभव से बिल्कुल अलग है। बाहर वाले नहीं समझते हैं कि अंग्रेज़ी का दायरा बहुत सीमित है और दिल्ली, उदयपुर, लखनऊ जैसे शहरों में बगैर हिंदी जाने वो दरवाज़ा बहुत मुश्किल से खुलेगा जो लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचता है। हिंदी और उर्दू ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपकी और हमारी कोशिश से और भी ज़्यादा लोगों के अंदर, ख़ास तौर से यंग जनरेशन में, हिंदी का शौक़ पैदा होगा। यहाँ मुझे इतना ही कहना है। आप लोगों को फिर से मुझे यहाँ बुलाने और सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद पीटर। आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं और आपकी हिंदी सीखने की यात्रा और अनुभव बहुत अच्छे हैं। हम उम्मीद करेंगे जल्दी ही आपकी एक संस्मरण की किताब पढ़ने को मिलेगी हमें। जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा, बहुत अच्छी और रोचक जानकारी पीटर, डॉक्टर पीटर जी। बहुत ही अच्छा लगा आप हमारे बीच में आए, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। बहुत सुंदर बात बोला। नहीं, और उच्चारण भी बड़ा शुद्ध था, आपका उच्चारण भी बहुत शुद्ध था। बहुत धन्यवाद। अब मैं बात करना चाहूंगी प्रोफेसर गाब्रिएला निक जी के बारे में। आपने मिनेसोटा विश्वविद्यालय से पीएचडी की है और आपने पीएचडी का आपका जो अनुसंधान का क्षेत्र था हिंदी की भाषाएं और ऋग्वेद पे आपने पीएचडी की है। 2010 से अब तक दक्षिण एशियाई भाषाएं डेटाबेस योजना, राष्ट्रीय धरोहर भाषा संस्थान केंद्र यूसीएलए की निर्देशिका भी हैं और 2008 से अब तक न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में हिंदी उर्दू प्रोग्राम दक्षिण एशियाई विभाग की शैक्षिक निर्देशिका एवं समन्वयक है और स्टार टॉक की कार्यबल सदस्य भी हैं। भारतीय वेदों के बारे में आपने बहुत लिखा है और बहुत प्रकाशित भी हुए हैं, बहुत जगह इसका प्रकाशन भी हुआ है। आपने अनेकानेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं में सक्रिय रूप में भाग लिया है, जिसमें से प्रमुख है हिंदी सम्मेलन 2014 न्यूयॉर्क में हुआ था ये, और 12वां विश्व संस्कृत सम्मेलन इत्यादि। विदेश में हिंदी के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय कार्य किया है आपने। 2017 में गाब्रिएला जी को भारतीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के कर कमलों के द्वारा राष्ट्रीय सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है।
प्रोफेसर गब्रिया निक जी बहुत व्यस्त हैं, तो व्यस्तता की वजह से वो हमसे जुड़ नहीं पाई हैं, लेकिन वो संदेश के माध्यम से हमसे जुड़ रही हैं। तो आइए सुनते हैं उनका संदेश। नमस्कार, मेरा नाम गब्रिएला है। मैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ। वहाँ हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग हिंदी के क्षेत्र के लिए, उसके विकास और उन्नति के लिए इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हुए बात करते हैं, और मुझे बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरा जो अनुभव है हिंदी के क्षेत्र से संबंधित, वो है एक विद्यार्थियों को पढ़ाना और 2 अध्यापकों को प्रशिक्षण देना। 2008 से मुझे एक मौका मिला है हर साल हिंदी अध्यापकों को प्रशिक्षण के कार्यक्रम में बुलाना और पढ़ाना। हम समझते हैं कि ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा उद्देश्य वो है कि हिंदी अध्यापक एकांत वातावरण में काम न करें, कि उनको ज़्यादा मौके और सुविधाएं मिले एक दूसरे से संपर्क रखने, विचार विमर्श करने, और इसके साथ सहयोग, एक दूसरे से सहयोग करने के लिए। हम जो करते हैं वो है कि नंबर 1, हम कोशिश करते हैं अध्यापकों के साथ कि हम नई पीढ़ी को समझें, नई पीढ़ी जिसको पढ़ाना चाहिए हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी सभ्यता, भारतीयत्व। ये जो बड़ा उद्देश्य है हमारी क्लास में, उसके नज़दीक तब पहुँचेंगे जब हम समझते हैं कि विद्यार्थियों के किस प्रकार के विचार हैं, किस प्रकार की दिलचस्पियाँ हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है, और उसके आधार पर हम समझते हैं कि पढ़ाने की पद्धति होनी चाहिए, ताकि नई पीढ़ी को आकर्षित करें हिंदी क्लासों में। काफ़ी वैज्ञानिकों ने कहा है और दिखाया है कि जो लोग द्विभाषी है या त्रिभाषी है, जैसे बहुत लोग भारत में त्रिभाषी है, उनका दिमाग ज़्यादा विकसित है, उनका जो दृष्टिकोण है जीवन का वो ज़्यादा बड़ा है, चौड़ा है, और कि वे ज़्यादा आसानी से और जल्दी से नई बात सीख सकते हैं। तो उसका मतलब है कि जब हम अपने विद्यार्थियों से बात करते हैं और उनको समझाते हैं कि हिंदी सीखना क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसको मन में रखें और बच्चों को ठीक से समझाएं। जो आत्मविश्वास है, जो आत्म पहचान है, काफ़ी शोध आज तक दिखाया है कि वो भी ज़्यादा ऊंचे स्तर पर बनता है जब विद्यार्थी दूसरी भाषा और दूसरी संस्कृति जानते हैं। जैसे हम अपने विद्यार्थियों को संस्कृति पढ़ाने के लिए हम सिर्फ
कागजी बात उनको नहीं बताते हैं, कागजी काम सिर्फ नहीं दिलाते हैं, लेकिन अनुभव के मौके, अनुभव जमा करने के मौके भी देते हैं विद्यार्थियों को, ताकि वे अपने अनुभव के द्वारा संस्कृति को समझ सकें, ताकि वे अपने अनुभव के आधार पर संस्कृति को अपना सकें। तो उसी तरह हम समझते हैं कि जब अध्यापकों का प्रशिक्षण समझना चाहिए और देना चाहिए, वो नंबर 1 है कि हम अपने विद्यार्थियों के बारे में सोच लें कि वे कौन हैं, कि वो हमारी क्लासों में किन किन कारणों से आए हैं, कि उनकी क्या दिलचस्पियां हैं, और उसके आधार पर हम सामग्री बनाते हैं अपने अध्यापकों के साथ इस कार्यक्रम पे। तो नई सामग्री बनाते हैं और इसके साथ क्लास में कोशिश करते हैं कि हम अपनी नई सामग्री को, जो नई गतिविधि, जो नई आइडियाज़ हैं, उनको हम टेस्ट करें, उनको परीक्षा करें कि वे ठीक है या नहीं असली विद्यार्थियों के साथ। तो हमारा जो कार्यक्रम है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी पर, जैसे सब आप सबको हो सकता है मालूम नहीं है, वो स्टार टॉक इनिशिएटिव के द्वारा किया गया है, या स्टार टॉक के आधार पर, उसके सहारे के आधार पर किया जाता है। और हम समझते हैं कि सामग्री बनाना, कि दूसरे अध्यापकों से बात करना, कि दूसरे अध्यापकों से आगे काम करने की प्रेरणा मिलना सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम काफ़ी काम करते हैं इसके बाद, कार्यक्रम के बाद, जब हमारे फेसबुक ग्रुप पे या जो लिस्टर्स हैं उन पे हम काफ़ी खबर देते हैं, और अध्यापकों के बीच बातचीत होती रहती है। तो ये बड़ी खुशी है, और आशा है कि आगे चलकर हम और काम करेंगे एक साथ, कि ज़्यादा लोग शामिल होंगे, ताकि हम हिंदी के क्षेत्र को आगे विकसित करें और आगे हम बढ़ें अध्यापक के रूप में और प्रशिक्षक के रूप में। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वक्तव्य था, और आपकी भाषा विशुद्ध हिंदी थी। इतनी सुंदर भाषा में आपने वक्तव्य दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बोला आपने, धन्यवाद जी। गब्रिएल, ओके, ये संदेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, और हम उनको जब भी हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत आभार, हम सबकी तरफ से। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सरस्वती पत्रिका के प्रधान संपादक आदरणीय प्रोफेसर देवेंद्र शुक्ला जी को, जो कि केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा दिल्ली में प्रोफेसर रह चुके हैं। आपको लगभग 34 वर्षों तक विदेशी भाषा के रूप में हिंदी साहित्य एवं भारतीय संस्कृत के अध्यापन का अनुभव है। सोफिया विश्वविद्यालय बुल्गारिया तथा बीजिंग विश्वविद्यालय चीन में आप विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में रहे हैं। यहाँ पर आपने भाषा विज्ञान, भाषा इंडोलॉजी, भारतीय संस्कृति और पत्रकारिता का अनेक वर्षों तक अध्यापन कराया है। आपको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, बुल्गारियन, जर्मन, चीनी, स्पेनिश, बहुत सी भाषाएं। आपने विदेशों में शैक्षिक यात्राएं भी की हैं, जिसमें हंगरी, इंग्लैंड, रोम, वियना, चीन, बुल्गारिया और मॉस्को, जोहान्सबर्ग, ये सारी जगहें शामिल हैं। विश्व संस्कृत सम्मेलन
विश्व हिंदी सम्मेलन, क्षेत्रीय विश्व हिंदी सम्मेलन में भारत का आप प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। केम इंस्टीट्यूट, लायंस विश्वविद्यालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू, नेपाल में आपने व्याख्यान भी दिया है। आदरणीय प्रोफेसर देवेंद्र शुक्ला जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप आए और अपने ज्ञान की अमृत बूंदों से हमें कृतार्थ करें। आदरणीय प्रोफेसर देवेंद्र शुक्ला जी। देवेंद्र जी, अब आप सुन सकते हैं? अनम्यूट करा दे माइक। देवेंद्र जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 जी। तो देवेंद्र जी सुन सकते हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। और सर्वप्रथम आदरणीय मंच पर विराजमान जिन्होंने माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान के रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया इतिहास रच दिया, भारतीय पत्रकारिता को जिन्होंने गतिमान कर दिया है, ऐसे और जिन मुख्य वक्ता जिनका बीज वक्तव्य हमने सुना है, उनका अनुभव सुना है, माननीय पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर जी, विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर गैब्रिएला निक जी, पीटर नेप्सिक जी, और आज के आयोजन की सूत्रधार जिन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी राष्ट्रीय स्मारक समिति के अमेरिकी चैप्टर का संयोजन किया, श्रीमती मंजू मिश्रा जी, माननीय शुभ्रा जी, ममता जी, संचालिका रचना श्रीवास्तव जी, तथा भारत में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी राष्ट्रीय स्मारक समिति को जिन्होंने एक सृजनात्मक दिशा दी, आदरणीय श्री गौरव अवस्थी जी। आज महावीर प्रसाद द्विवेदी राष्ट्रीय समिति अमेरिकी इकाई के उद्घाटन पर्व पर जो कार्यक्रम हो रहा है, जिसका संयोजन श्रीमती मंजू मिश्रा जी ने किया और इतना पूरा संसार दिखाई पड़ा, भारत में श्री गौरव अवस्थी जी ने आचार्य द्विवेदी राष्ट्रीय समिति को एक नई दिशा दी। उन सबके प्रति मैं अपना आदर भाव व्यक्त करते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है, केंद्रीय हिंदी संस्थान में पढ़ाते हुए मुझे करीब 34-35 वर्ष हुए, और अभी मैं पेकिंग विश्वविद्यालय चीन में था, इसके पहले यूरोप में था, और मुझे यह कहने में यह गर्व का अनुभव हो रहा है कि जो बात केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस और आज हिंदी के रूप में हिंदी के प्रेमी जन जिस बात को सोच रहे थे, उस बात को आचार्य द्विवेदी जी ने सरस्वती के माध्यम से पहली बार उन्होंने आज से 120 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले इस बात को कह चुके थे। केंद्रीय संस्थान में मैंने विदेशियों को पढ़ाया और मुझे सरस्वती के संपादक के रूप में जो आज मुझे यह सम्मान या अवसर मिला है, इसका श्रेय जा रहा है पेकिंग विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग। वही मैंने
आचार्य द्विवेदी जी की सरस्वती देखी, जिसमें आचार्य द्विवेदी जी को जो नागरिक प्रचारणी सभा ने सम्मान के रूप में जो विशेषांक प्रस्तुत किया था, उस पर हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार प्रेमचंद के हस्ताक्षर थे, और वह पत्रिका वहां मुझे मिली। वहीं से मुझे मन में संकल्प जगा कि मैं हिंदी संस्थान जो वापस जाऊं तो सरस्वती के लिए कुछ काम करूं। और मुझे यह कहते हुए यह मेरा निवेदन है कि आचार्य द्विवेदी जी के बारे में माननीय श्रीधर जी ने बहुत कुछ कह दिया है। मेरा यह निवेदन है कि आचार्य द्विवेदी जी ने पहली बार उन्होंने ये कहा था कि हिंदी को पूरे भारत में एक ही भाषा होनी चाहिए, वह भाषा होनी चाहिए देशव्यापी भाषा हिंदी हो, एक ही भाषा हिंदी हो, वह देशव्यापी हो। चीन में हमने देखा कि एक ही भाषा चीनी भाषा है, बहुत सारी उसमें विविधताएं हैं भाषिक, लेकिन द्विवेदी जी का स्वप्न था कि भारत में समस्त भारतीय भाषाओं के लिए एक ही भाषा हो, एक ही लिपि हो। मैं बहुत कुछ कहा जा चुका है, मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि सरस्वती का संकल्प है कि द्विवेदी जी ने का जो संकल्प था, माननीय श्रीधर जी ने आज बहुत कुछ कह दिया है। आज यह संकल्प लें कि हम हिंदी को विश्व भाषा के रूप में स्थापित करेंगे। मेरा यह निवेदन है कि श्रीमती मंजू जी से, रचना जी से मैं कुछ और नहीं कहना चाह रहा हूँ, बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सरस्वती के लिए आप लोग अपनी रचनाएं भेजें। सरस्वती विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बने, और सरस्वती का यह संकल्प है कि वो हिंदी साहित्य की और भाषा की अपनी विरासत को अपने वास्तविक रूप में सजोने, समझने और समृद्ध करने का प्रयास सरस्वती का होगा। और हम ये चाह रहे हैं कि विश्व हिंदी दिवस जो आज विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं, यह मुझे लगता है कि आचार्य द्विवेदी जी का संकल्प था। माननीय श्रीधर जी आज हमारे सामने उपस्थित हैं, गौरव जी हैं। आज हम यह संकल्प लें कि हिंदी केवल भारत में ही नहीं, विश्व में अपनी पहचान बनाए। और एक चीज और, गैब्रियल जी और निप्सिक जी का जो मैंने हिंदी सुनी, मुझे यह कहते हुए मैं कहना चाह रहा हूँ कि हिंदी को एक विश्व हिंदी के रूप में स्थापित तो होना ही है, साथ ही साथ हिंदी सबकी भाषा बने, सबने अपनाया है। जैसे पीटर जी की हिंदी, गैब्रियल जी की हिंदी, हो सकता है कि भारतीय मानक के अनुसार हम उसको मानक न समझें, लेकिन केंद्रीय हिंदी संस्थान में पढ़ाते हुए मुझे अनुभव हुआ कि प्रत्येक देश के जो भाषी, अमेरिका है, चीन है, जापान है, उनकी जो हिंदी है, उनकी अपनी निजता है। मैं चाहता हूँ कि सरस्वती में इन सभी निजताओं का प्रतिनिधित्व हो। अपनी रचनाएं भेजें। आज का यह आयोजन एक संदेश दे रहे हैं गौरव अवस्थी जी, माननीय श्रीधर जी, मंजू जी, की हिंदी वास्तविक रूप में आज ही विश्व हिंदी के रूप में स्थापित हुई है। अंत में मैं एक कविता पढ़कर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। भारत जननी एक हृदय हो,
भारत जननी एक हृदय हो। एक राष्ट्र भाषा हिंदी में कोटि कोटि जनता की जय हो। भारत जननी एक हृदय हो। हम यहाँ भारत का विस्तार करना चाहते हैं। अमेरिका, चीन, जापान में जो लोग हिंदी बोल रहे हैं, हम उन्हीं को एक भारतीय विस्तार के रूप में समझ रहे हैं। स्नेह सिक्त मानस की वाणी, गूंजे गिरा यही कल्याणी। चिर उदार भारत की संस्कृति, सदा विश्व में फैले, सदा अभय हो, सदा अजय हो। भारत जननी एक हृदय हो। जाति धर्म भाषा विभिन्न स्वर, एक राग हिंदी में सजकर। आज विश्व के मंच हृदय पर झंकृत करें हृदय तंत्री को। स्नेह भाव प्राणों में लय हो। भारत जननी एक हृदय हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर देवेंद्र जी, बहुत अच्छा। इन शब्दों से मैं माननीय संयोजिका श्रीमती मंजू जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, गौरव अवस्थी जी का, जिन्होंने कुछ कहने का अवसर दिया। साथ ही साथ आज मैंने प्रत्यक्ष देख भी लिया कि केंद्रीय संस्थान ने जो हिंदी सेवा का संकल्प लिया था, सरस्वती का अवसर मुझे मिला। तो आपसे निवेदन है कि अपनी रचनाएं भी दें उसमें, और सरस्वती आप तक पहुंचे। धन्यवाद। आदरणीय देवेंद्र जी, ख्याल से हम सबका सौभाग्य होगा कि हम सरस्वती पत्रिका में अगर हम छपते हैं तो ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जी जरूर भेजेंगे। और आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगी कि हम प्रार्थना करते हैं कि राम बहादुर जी, आदरणीय राम बहादुर राय जी जल्दी स्वास्थ्य लाभ करें और अगली बार हमको उनको सुनने का अवसर मिले। तो ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। अब मुझे पता है थोड़ा सा देर हो गया है। जब ज्ञान की इतनी गंगा बह रही हो तो हर कोई उसमें नहाना चाहता है, तो इसलिए हम उसमें नहाते नहाते कहीं डूब से खो से गए, तो थोड़ा देर हो गया है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब मैं मंजू जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद रचना। तो आज के इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं सभी गुणी विद्वान वक्ताओं, अतिथियों, अमेरिका की टीम, भारत की टीम, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबकी वजह से ही ये कार्यक्रम संभव हो सका है और ये पहला कदम जो हमने उठाया है, आप सबके सहयोग से बहुत दूर तक जाएगा, ऐसी आशा है। साथ ही आन्या और सोनाली को सुंदर सुरीली सरस्वती वंदना के लिए बहुत बहुत आभार। और मैं आदरणीय पद्मश्री विजय दत्त जी से विशेष रूप से क्षमा मांगती हूँ कि वैश्विक समय की सीमाएं और बंधन है, जिसकी वजह से हम आपको पूरी तरह से नहीं सुन सके। जब आप बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम आपको सुनते जाएं, लेकिन बस मजबूरी थी कि ईस्ट कोस्ट वालों के लिए इस समय रात के 11 बज चुके हैं, तो हम लोग आपको पूरी तरह से नहीं सुन सके। अगली बार से प्रयास करेंगे कि कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ ऐसी बने कि हम जिसको भी सुने जी भर के सुने। हो सकता है कि हम एकल प्रोग्राम की रूपरेखा बनाएं जिसमें हम एक ही व्यक्ति को सुने और जी भर के सुने। देवेंद्र जी से हमें बहुत कुछ सुनना था, लेकिन बस समय की सीमाओं की वजह से देवेंद्र जी से बिल्कुल भी कुछ नहीं सुन सके। ये तो एक तरह से बस औपचारिकता मात्र हुई कि देवेंद्र जी यहाँ थे और उन्होंने 2 शब्द कहे। अगली बार के कार्यक्रम में हम आपको और भी ज्यादा सुनना चाहेंगे देवेंद्र जी। हमारे सारे अतिथि आए और सबने पूरा समय दिया, बहुत ध्यान से सुना। नीलू जी, रेखा जी, चंचला जी, कुसुमलता जी और शकुंतला जी, विनोद शुक्ल जी, सबका बहुत, भाव्या सिंह, सबका बहुत बहुत आभार। और आपसे अनुरोध है कि हमारे भविष्य के कार्यक्रमों में आप लोग जरूर जुड़ें। और बस अब इस सफल सुंदर कार्यक्रम की समाप्ति करते हुए आप सबका बहुत बहुत आभार। और आप सब अगर अपना सुझाव, अपना फीडबैक, अपनी जो भी चीज़ें हमें बताना चाहते हैं, हमारे फेसबुक पेज हमारी भाषा हिंदी पे जाके हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें भेज सकते हैं।
और हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे कुछ सीखें और उसको अमल में लाएं और हमारा कार्यक्रम आगे से बहुत अच्छा बनाएं। तो रचना, ममता और शुभ्रा, आप सबका बहुत 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 आभार। आप लोग इतनी देर तक रुके हैं और मैंने किसी का नाम छोड़ा तो नहीं ना? कुसुम कुसुम तो सबसे जरूरी काम कर रही है। अरविंद जी का कुसुम चला रही हैं, कुसुम ने फेसबुक लाइव किया है। सो कुसुम, रचना, शुभ्रा और ममता, आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने मेरा साथ दिया है। और आशा है मंजू जी, रचना ने अरविंद जी हमारी टीम को एक नाम दिया है 5 पांडव। तो अब ये 5 पांडवों की जो टीम है शायद आगे की यात्रा में कुछ और लोगों को भी जोड़ेंगे, लेकिन अरविंद जी भी जुड़े हुए हैं। मंजू जी, अरविंद जी भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार से कार्यक्रम की रूपरेखा गौरव जी हम कुछ ऐसी ही बनाएंगे कि हम कम लोगों को वक्ता के रूप में रखें, लेकिन जी भर के सुने और उनसे जानकारी लें। हम अगले वक्ता के रूप में अरविंद जी को भी सुनेंगे, उनके पास भी बहुत भंडार है। जी। और हम एक और काम करते रह सकते हैं कि हमने तय तो किया है कि हम 3 महीने में एक गोष्ठी करेंगे, लेकिन उसके बीच में अगर कोई हमें अच्छा वीडियो मिल जाएगा तो हम अपने पेज पर उसको अपलोड करेंगे और हम सब लोग उससे भी सीख सकेंगे। तो अगर आप लोग अपने वक्तव्य का वीडियो बना के भेजना चाहते हैं, जैसे कि गाब्रिएला जी ने भेजा था, तो हम उससे भी सीख सकते हैं और हम वो चीजें लगातार सुनते रहेंगे, लगातार सीखते रहेंगे। बहुत बहुत सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, खासतौर से धन्यवाद मंजू जी। शकुंतला बहादुर जी हमारी माता तुल्य हैं और नीलू गुप्ता जी को विशेष फिर बधाई के साथ, भाविया सिंह जी हैं, चंचला जी हैं, ममता जी हैं, रचना जी हैं, सभी को, रेखा जी हैं, मैं सादर प्रणाम करता हूँ भारत की टीम से। और अपने आदरणीय देवेंद्र शुक्ला जी, विजयदर श्रीधर जी से पूरी क्षमा याचना के साथ, अभी मैं अलग से फ़ोन भी करके उनसे क्षमा याचना करता हूँ। अरविंद भाई साहब, कुसुमलता सिंह जी और विनोद शुक्ला जी हमारे अध्यक्ष जी, सबको सादर प्रणाम करता हूँ। और एक सबसे जरूरी इंसान को हम लोग भूल गए गौरव जी, शेफाली, क्योंकि शेफाली अदृश्य हैं, इसलिए हम लोग शेफाली को भूल गए। शेफाली और रजिता जी हैं, और रजिता जो ये सब शांति से सुन रही है और आचार्य और वो द्विवेदी पर लिखने इनको वाली शोध है। करना है। अच्छा। मंजू, क्या गैब्रिएला जी का जो वीडियो है वो मिल सकता है? हम उसको फेसबुक पेज पर अपलोड करेंगे। मंजू, बहुत बहुत बढ़िया कार्यक्रम की, बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत सीखा, आज कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला। और पीटर जी का भी रिकॉर्ड हुआ है क्या वक्तव्य? पीटर जी का एक्चुअली शकुंतला जी, ये पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ है, तो हम इसको भी लगाएंगे, तो आप वहाँ भी देख सकती हैं। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। को मौका दिया है कि हम लोग सरस्वती से जुड़ें, सरस्वती पढ़ें और सरस्वती अपनी रचनाएं भेजें, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हाँ, मैं जरूर चाहूंगी सरस्वती आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी उनको अपना गुरु मानते थे, तो उन्होंने अपनी काव्य कृति के प्रारंभ में समर्पित करते हुए लिखा, पाई तुम्ही से वस्तु जो कैसे तुम्हें अर्पण करूं, फिर क्या परीक्षा रूप में पुस्तक न ये आगे धरूं, अतएव मेरी धृष्टता ये ध्यान में मत दीजिए, कृपया इसे स्वीकार कर कृत्य हमको कीजिए। तो उनके गुरु के रूप में उन्होंने सम्मान दिया। क्या बात है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का तो युग ही था, तो ये सोच ही सकते हैं कि कितना किया उन्होंने। वाकई मन एकदम। मुझसे अगर संचालन के दौरान कोई त्रुटि हुई है तो मैं हाथ जोड़, बहुत अच्छे संचालन के लिए बधाई। बहुत अच्छा संचालन, बहुत सुंदर, अति सुंदर। सब लोगों ने पूरा सहयोग दिया, सबने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभरात्रि और आप लोगों का दिन शुभ हो। नमस्कार। बहुत शुभ।